आज एपिसोड की शुरुआत एक वीडियो से। कहते हैं कभी कभी फिसली जुबान भी तथ्य बयान कर देती है। ये हुआ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ। पहले आप ये वीडियो देखिए। To launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. 75. ये वीडियो अंग्रेजी में है। बुश यूक्रेन पर रूस के क्रूर हमले की आलोचना करने आए थे, लेकिन जुबान फिसली तो यूक्रेन के बदले इराक का नाम ले बैठे। अमेरिका ने इराक पर 2003 में हमला किया था। खुफिया एजेंसियों ने इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने की बात कही थी। इसी को आधार बनाकर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इराक पर हमला कर दिया था। सद्दाम का तख्ता पलट कर उसे फांसी पर चढ़ा दिया था। बाद में WMD की बात अफवाह साबित हुई। सद्दाम के बाद इराक आतंकी संगठनों का अड्डा बन गया। अलग अलग धड़े सत्ता के लिए आपस में लड़ने लगे। देश आज तक सिविल वॉर का दंश झेल रहा है। इराक पर हमले का आदेश देने वाले बुश ही थे। इसको लेकर उनकी आलोचना होती है। बुश ने तो खुद को संभाल लिया, लेकिन बात निकल चुकी थी। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग बुश के ऊपर तंज भी कस रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि इराक का भूत बुश का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये तो हुई बुश की बात। जो चीज़ इस दुनिया का पीछा नहीं छोड़ रही है उसका नाम महामारी है। 2.5 बरस के बाद कोरोना का कहर कम हुआ है। टीका आने के बाद से कोरोना की रफ्तार पर विराम लगा है। नॉर्थ कोरिया और चीन जैसे अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बाकी दुनिया कोविड से पहले के युग में लौट रही है। नॉर्मलाइजेशन की आमद के बीच एक नई बीमारी की एंट्री हुई है। नाम है मंकी पॉक्स। यूरोप, अमेरिका और कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में मंकी पॉक्स के मरीजों की पुष्टि हुई है। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। WHO स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आज हम जानेंगे मंकी पॉक्स की कहानी क्या है और क्या दुनिया को इससे चिंता करने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी जानकारी। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू FM। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू FM लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा आपको कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड आपको डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंच जाइए। सूचना समाप्त। अब शो को आगे बढ़ाते हैं, जहां बात एक नई बीमारी और उससे पैदा हुए खतरे की होगी। पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। साल 1958 डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन का एक रिसर्च सेंटर। इस सेंटर में रिसर्च के लिए बड़ी संख्या में बंदर रखे गए थे। उनके बीच स्मॉल पॉक्स जैसे दिखने वाले 2 मामले सामने आए, लेकिन ये थोड़ा अलग था। इसके बाद ऐसे ही केस चिड़ियाघर में रखे गए जानवरों में भी देखे गए। चूंकि ये वायरस पहली बार बंदरों में मिला था, इसी वजह से इसे मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में सामने आया। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में DR कॉन्गो 1960 के साल में बेल्जियम से आज़ाद हुआ था। आज़ादी के तुरंत बाद तख्ता पलट और विद्रोह की परंपरा शुरू हुई। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी। इसी दौर में देश में स्मॉल पॉक्स का प्रकोप फैला। 1968 में देश भर में स्मॉल पॉक्स के 3800 मामले थे। इसी बीच बसानकुसू शहर में स्मॉल पॉक्स जैसे ही कुछ केसेस पकड़ में आए। मरीजों के शरीर पर फोड़ा निकल आया था, उन्हें बुखार भी था। ये केस चौंकाने वाले थे क्योंकि एक भी संक्रमण इंसान से इंसान में नहीं फैला था। सभी पीड़ित किसी न किसी जानवर के संपर्क में आए थे। जांच के बाद उनमें मंकी पॉक्स का पता चला। 1971 में DR कॉन्गो को स्मॉल पॉक्स से मुक्त घोषित कर दिया गया, लेकिन मंकी पॉक्स का प्रकोप बरकरार रहा। DR कॉन्गो के बाद ये लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, सिएरा लियोन, नाइजीरिया, बेनिन, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, गबोन और साउथ सूडान जैसे देशों में मिले। सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में मंकी पॉक्स ज़्यादा खतरनाक नहीं था। वहाँ मृत्यु दर 1% से भी कम थी। उनकी तुलना में DR कॉन्गो में मृत्यु दर लगभग 10% थी। 20वीं सदी के अंत तक मंकी पॉक्स का प्रकोप अफ्रीका तक सीमित रहा। अफ्रीका से बाहर मंकी पॉक्स का पहला केस मई 2003 में सामने आया।
अमेरिका के विस्कॉन्सिन में 3 साल की एक बच्ची को पालतू प्रेरी डॉग ने काट लिया। प्रेरी डॉग्स एक तरह के रोडेंट होते हैं। काटे जाने के बाद बच्ची को बुखार आ गया था, उसके शरीर पर निशान भी बनने लगे थे। पब्लिक हेल्थ डिवीजन को इसकी सूचना मिली, उन्होंने इसकी पड़ताल की। जांच के बाद मंकी पॉक्स वायरस की पुष्टि हुई, लेकिन ये इलाके में मिला इकलौता मामला था। उन्होंने मान लिया कि संक्रमण को फैलने से रोक लिया गया है। ये एक भूल साबित हुई। हफ्ते भर बाद ही बच्ची की मां बीमार पड़ गई। जुलाई 2003 तक विस्कॉन्सिन, इलिनॉय और इंडियाना में 70 से अधिक केस दर्ज हो चुके थे। इसके बाद सोर्स की तलाश शुरू हुई। पता चला कि अप्रैल 2003 में घाना से जानवरों की एक खेप टेक्सास में उतरी थी। इनमें 6 तरह के रोडेंट और बाकी जानवर थे। इनमें से कई जानवरों में मंकी पॉक्स वायरस था। टेक्सास में उन्हें प्रेरी डॉग्स की दुकान के पास रखा गया। वहां से ये वायरस उनमें आया और फिर इंसानों में फैल गया। अमेरिकी हेल्थ एजेंसियों ने जल्दी ही इस पर काबू पा लिया। उन्होंने अफ्रीका से रोडेंट्स के आयात पर रोक लगा दी। लोगों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाई गई। बड़े पैमाने पर ट्रैकिंग और टेस्टिंग हुई। आखिरकार मंकी पॉक्स के संक्रमण को थाम लिया गया। 2003 के बाद अमेरिका में मंकी पॉक्स का केस जुलाई और नवंबर 2021 में मिला। हालांकि ये स्थानीय संक्रमण का मामला नहीं था। दोनों दफा संक्रमित व्यक्ति नाइजीरिया से लौटा था। अभी तक दुनिया भर में मंकी पॉक्स वायरस का विस्फोट 8 बार हुआ है। हर बार संक्रमण को आसानी से नियंत्रित कर लिया गया। आज मंकी पॉक्स की कहानी क्यों हम आपको सुना रहे हैं? दरअसल मई 2022 में अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देशों में मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इस बार के आउटब्रेक में कई ऐसे देशों का नाम भी है जहां पहली बार मंकी पॉक्स का केस मिला है। 20 मई को ऑस्ट्रेलिया ने पहला केस दर्ज किया। संक्रमित व्यक्ति कनाडा से लौटा था। उसके 2 क्लोज कॉन्टैक्ट को आइसोलेशन में रखा गया है। इससे पहले 19 मई को कनाडा में मंकी पॉक्स संक्रमण के 2 केस पकड़ में आए। 17 संदिग्ध मामलों की जांच चल रही है। स्पेन में 23 संदिग्ध मामले आने के बाद नेशनल अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब समझते हैं ये मंकी पॉक्स आखिर है क्या। मंकी पॉक्स एक वायरस है जिसके चलते इंसानों में बुखार होता है, शरीर पर चकत्ते निकल आते हैं। मंकी पॉक्स वायरस के 2 मुख्य स्ट्रेन्स हैं, कॉन्गो स्ट्रेन और वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन। कॉन्गो में मिला स्ट्रेन 10 गुना अधिक संक्रामक और खतरनाक है। मई 2022 में जितने मामले सामने आए हैं वे वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन से ताल्लुक़ रखते हैं। मंकी पॉक्स संक्रमण फैलता कैसे ये भी आपको बताते हैं। अगर कोई इंसान ऐसे जानवर के संपर्क में आए जिसे मंकी पॉक्स है तो उसे बीमारी हो सकती है। अगर मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित कोई जानवर काट ले तो उससे भी ये बीमारी हो सकती है। मंकी पॉक्स वायरस से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी वायरस फैल सकता है। पीड़ित व्यक्ति से स्किन कांटेक्ट होने पर भी संक्रमण हो सकता है। मंकी पॉक्स वायरस कितना खतरनाक है? मंकी पॉक्स का इलाज बहुत सिंपल है। इसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है। मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से मौत भी हो सकती है। इसके लक्षण दिखने में 2 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है। क्या दुनिया को इससे चिंता करने की ज़रूरत है? इसका जवाब हाँ में होगा। जानकारों की माने तो अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो संक्रमण तेजी से फैल सकता है। कोरोना के खात्मे के बाद दुनिया भर में लोगों की आवाजाही बढ़ी है। इससे भी वायरस के फैलने का खतरा बढ़ गया है। ज़रूरी यही है कि दुनिया भर की सरकारें टेस्टिंग और ट्रैकिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दें ताकि संकट को शुरुआत में ही ख़त्म किया जा सके। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब आते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी जॉर्डन से है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने अपने सौतेले भाई प्रिंस हमजा को नज़रबंद करने का आदेश दिया है। प्रिंस हमजा को महल से बाहर निकलने और किसी से संपर्क करने की इजाज़त नहीं होगी। 19 मई को किंग अब्दुल्ला की तरफ से एक चिट्ठी रिलीज़ की गई। इसमें कहा गया कि प्रिंस हमजा देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उनका कोई ठिकाना नहीं है। उन्हें सुधरने का मौका दिया गया था लेकिन वो नहीं संभले। अब उन्हें और छूट नहीं दी जा सकती। अब्दुल्ला और हमजा दोनों किंग हुसैन बिन तलाल के बेटे हैं। किंग हुसैन ने 1952 से 1999 तक जॉर्डन पर शासन किया। उनकी मौत के बाद अब्दुल्ला राजा बने। अब्दुल्ला ने हमजा को क्राउन प्रिंस बना दिया। क्राउन प्रिंस माने राजा का उत्तराधिकारी। कहा गया ये भाई भाई का प्यार है, लेकिन 5 साल बाद ही ये प्यार बिखर गया। किंग अब्दुल्ला ने हमजा से क्राउन प्रिंस की पदवी छीन ली। उनकी जगह पर अपने बेटे को बिठा दिया। एक चिट्ठी लिखी कि इस पद की वजह से तुमको ज़रूरी जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे हो। जॉर्डन को तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें क्राउन प्रिंस के पद से हटाने का फैसला किया है।
आशा है तुम राजा के प्रति वफादार बने रहोगे। प्रिंस हमजा इससे नाराज हुए, गाहे बगाहे राज परिवार की आलोचना करने लगे। अप्रैल 2021 में उन्हें राजसत्ता को अस्थिर करने के आरोप में नजरबंद किया गया था। बाद में उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन अप्रैल 2022 में प्रिंस हमजा ने अपनी शाही पदवी लौटाने का ऐलान कर दिया। उनके इस फैसले से राजा नाराज हुए। शाही कानून के मुताबिक पदवी छीनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजा के पास है। माना जा रहा था कि किंग अब्दुल्ला इस गलती को माफ नहीं करेंगे। वही हुआ भी। प्रिंस हमजा को उनके ही घर में बंद कर दिया गया है। उन्हें सभी सुख सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन किसी से मिलने और अपनी बात रखने की इजाजत नहीं होगी। जानकारों की माने तो ये झगड़ा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। इसमें कई एपिसोड्स बाकी हैं। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर लगा बैन हटाने का फैसला किया है। 19 मई को राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इसका ऐलान किया। इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल को पाम ऑयल का निर्यात रोक दिया था। ऐसा घरेलू सप्लाई और महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए किया गया था। सरकार ने कहा अब हालात कंट्रोल में है, इसलिए निर्यात दोबारा चालू किया जा सकता है। इंडोनेशिया दुनिया का लगभग 60% पाम ऑयल पैदा करता है। पाम ऑयल का इस्तेमाल खाने से लेकर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तक में किया जाता है। इंडोनेशिया के बैन से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। पाम ऑयल दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तेल है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सनफ्लावर ऑयल का प्रोडक्शन घटा है। रूस सनफ्लावर ऑयल के सबसे बड़े निर्यातकों में से है। युद्ध के चलते प्रोडक्शन चौपट हुआ है। इससे यूरोप की निर्भरता पाम ऑयल पर बढ़ी है। इंडोनेशिया का बैन हटने से दुनिया भर के बाजारों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दुनियादारी में सुर्खियां यहीं तक। अब विश्व कविता की बारी। आज हम आपके लिए इजिप्ट के कवि अहमद फवाद निग्म की कविता लेकर आए हैं। शीर्षक है हम आपका समर्थन करते हैं महामहिम। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है राजेश चंद्र ने। हम आपका समर्थन करते हैं महामहिम एक और अवधि के लिए, जिसमें जारी रखेंगे हम उमंग भरा जुलूस। यह शायद हम बेच ही सकते हैं फुटपाथ, क्योंकि कुछ और बचा ही नहीं जिसे बेचा जा सके। हम आपका समर्थन करते हैं महामहिम ताकि उससे और अधिक हासिल कर सकें, निश्चित रूप से जितना कर चुके हैं आपके पूर्व शासनकाल में। आखिरकार हम अब भगवान के भरोसे हैं और अकेले भगवान ही हैं जो कर सकते हैं दया हमारे ऊपर। हम वचन देते हैं महामहिम पूरी निष्ठा का, सिर्फ आपके प्रति, किसी और के प्रति नहीं। हमारे लिए तो यही बहुत है कि बने रहें आपके ऐशो आराम के तमाशाई। मिस्र की जनता सो रही है गहरी नींद में, जैसे आह्वान कर रही हो चोरों का कि आओ और लूट लो हमें जल्दी से जल्दी। हम निष्ठा का वचन देते हैं महामहिम आपके बेटे और उसके भी बेटे के प्रति। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि पुराने इरादे की जगह लेगा नया कोई इरादा, जिसके हाथों होगा हमारा संपूर्ण सर्वनाश। जब भी आप में से किसी को भी सुनाई दे जाए अलाधान, हम चूम लेंगे आपके हाथों और पाँव को। हमारे ऊपर अपना साया बनाए रखिए महामहिम राष्ट्रपति। आपकी मौजूदगी अनिवार्य है, बाध्यता है समय की। आपकी मौजूदगी के बगैर हम सच में हो जाएंगे तबाह। यह मिस्र सिर्फ आपका ही है और हम तो सिर्फ मेहमान हैं यहाँ। हमारे लिए तो यही बहुत है कि हम देखते रह सकें शक्लो सूरत आपकी। हमें मुआफ़ कर दें महामहिम, हम खूब समझते हैं आपके हालात। आपके बस हुक्म करने की देर है, हम एहसानमंद रहेंगे। आपके कुत्ते जो पाँव चूमते हैं महामहिम के, वे रौंद कर चला करते हैं निर्बल शक्तिहीनों को। महामहिम अवाम की ज़िंदगी में रह गया है तो सिर्फ निरादर, कड़वाहट और अपमान। जब तक कि जनता है हम आपके मातहत, और जब तक बने रहते हैं यूँ पैदल अक्ल से, किसी भी सूरत में मत दें तवज्जो हमें। महामहिम को पूरा इख्तियार है और आप आज़ाद भी हैं ऐसा करने के लिए। संविधान क्या बला है यह संविधान, मायने नहीं रखता अब यह कुछ भी। यह पूरी तरह एक बकवास किताब है। क्या इतना काफ़ी नहीं है कि भ्रष्टाचार चूसता जाता है हमारी हाड़ तोड़ मेहनत को। इसने जमा ली है अपनी जड़ मजबूती से और ये जड़ें सब तरफ फैलती ही जाती हैं। क्या हुआ अगर यातनाएं देती हैं रोज़ाना हमें आपदाएं, घोटाले और रिश्वतखोरियाँ मार तमाम। हम बैठा करेंगे कॉफ़ी हाउस की मेज़ों के इर्द गिर्द आपके उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा करते हुए, जिसके पीछे पीछे चलना है हमें। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।